नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं पुनीत कुमार राय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से द्विवेदी युग के अंतर्गत कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो महाकाव्य लिखे गए थे, जो खंड काव्य लिखे गए थे, साथ साथ विविध वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपकी बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं और उनमें जो बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तुएं हैं तो उनको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए हम शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। तो हम सबसे पहले देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण पंक्ति को, जिसमें वे कहते हैं, तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैल राज महाराज। क्या कहते हैं कि तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैल राज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की ये पंक्तियां हैं जो कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैल राज भगवान, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। 1914 ईस्वी इनका समय काल है प्रिय प्रवास का। बहुत बार ये रचना पूछी गई है, बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा। प्रिय प्रवास खड़ी बोली की जो प्रथम रचना है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। 1914 इसका प्रकाशन वर्ष है। वही किस कवि ने राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व सेवी तथा विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया है? तो हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास में ऐसा किया है। वर्ण विषय क्या है प्रिय प्रवास का? तो इसमें राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व सेवी तथा विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया है हरिऔध जी ने। किसमें? प्रिय प्रवास में। प्रिय प्रवास का ये वर्ण विषय है, ये भी पूछा जाता है। वही अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध कृत महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। किसकी रचना की थी अयोध्या से हरिऔध ने? तो प्रिय प्रवास की, जो कि हिंदी का खड़ी बोली हिंदी में प्रथम महाकाव्य माना जाता है। 1914 इसका समय काल है। और वैदेही वनवास ये भी महाकाव्य है 1940 ईस्वी का। ठीक है, प्रिय प्रवास प्रथम खड़ी बोली का महाकाव्य है और इसके साथ महाकाव्य है वैदेही वनवास 1940 ईस्वी का हरिऔध का। तो इनके दो महाकाव्य हो गए, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। किसके? हरिऔध जी के। वही हरिऔध जी द्वारा ब्रज भाषा में रचित रीति ग्रंथ कौन सा है? रस कलश। बहुत बार पूछी गई ये भी रचना। रस कलश हरिऔध की रचना है जो कि ब्रज भाषा में रचित एक रीति ग्रंथ है। वर्ण विषय क्या है रस कलश का? तो अब रस से तो आप ध्यान ही रख सकते हैं कि क्या है, ये रीति संबंधी ग्रंथ है रस कलश। वही देखेंगे किस कवि ने पति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका, लोक सेविका आदि नवीन नायिकाओं का उल्लेख किया है? तो हरिऔध जी ने उल्लेख किया है। किसका किसका? पति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका और लोक सेविका आदि नवीन नायिकाओं का उल्लेख किया है। किसने? अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी ने। आगे देखेंगे हरिऔध को किस कृति पर हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार कौन सा है? हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो प्रिय प्रवास जो कि हरिऔध जी का महाकाव्य है 1914 ईस्वी का, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास। इसी रचना पर हरिऔध जी को हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। और देखिए, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आप चैनल को पसंद करते हैं, चैनल आपको महत्वपूर्ण लगती है, तो चैनल को सपोर्ट भी कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्लासेस जब मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप वीडियो को अच्छे से पढ़ सके, क्लास को देख सके और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सके। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी केवल देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को। जिस प्रकार मैं आप सबके लिए मेहनत कर रही हूँ तो आपका सपोर्ट भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, हम आगे चलेंगे। अब द्विवेदी युग के किस कवि को कवि सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है? तो हरिऔध जी को ही कवि सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है। कवि सम्राट क्यों? इतना बड़ा महाकाव्य लिखा है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, तो इसीलिए कवि सम्राट कहा जाता है द्विवेदी युग के कवि हरिऔध को। द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित भी किया गया था? तो जाहिर सी बात है, हरिऔध जी को ही हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाया गया और सम्मानित किया गया। वही प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्तियां हरिऔध जी की, जो कहते हैं कि प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है।
अगला है रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य। रामचरित चिंतामणि क्या है? एक प्रबंध काव्य है और इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है रामचरित उपाध्याय। ठीक है, रामचरित चिंतामणि के कौन है रचनाकार? रामचरित उपाध्याय, जो कि एक क्या है? प्रबंध काव्य है। वही गया प्रसाद शुक्ल सनेही ने किस उपनाम से राष्ट्रभक्ति परक कविताएं लिखी थी? तो त्रिशूल के उपनाम से बहुत बार पूछी गई है कि कौन सा कवि त्रिशूल उपनाम से कविताएं लिखता था। तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी त्रिशूल के नाम से सनेही जी क्या लिखते थे? राष्ट्रभक्ति परक कविताएं लिखते थे त्रिशूल के नाम से सनेही जी। वही सुकवि नामक काव्य पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी ने सुकवि नामक काव्य पत्रिका का संपादन किया। सुकवि सनेही ऐसे करके आप याद रखिएगा ट्रिक से। ठीक है, तो सुकवि पत्रिका सनेही जी। आगे हम देखेंगे मैथिली शरण गुप्त की आरंभिक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? तो कलकत्ता से निकलने वाली वैश्योपकारक पत्रिका जो थी, इसी पत्रिका में मैथिली शरण गुप्त जी की आरंभिक रचनाएं क्या होती थी? प्रकाशित होती थी। किसमें? कलकत्ता से निकलने वाले वैश्योपकारक पत्रिका में। वही मैथिली शरण गुप्त जी की प्रथम जो काव्य कृति है वो क्या है? रंग में भंग 1909 ईस्वी। ये भी रचना बहुत बार पूछी गई है कि मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य कृति का नाम बताइए। तो क्या है? रंग में भंग। और समय भी पूछा जाता है तो 1909 ईस्वी, रंग में भंग। वही हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्तियां है मैथिली शरण गुप्त जी की, जो कहते हैं हे मातृभूमि। मैथिली शरण गुप्त जी देखिए राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं और राष्ट्र से संबंधित बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी पंक्तियां आपको आगे भी और देखने को मिलेंगी। तो ध्यान रखिएगा, हे मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो मातृभूमि से मैथिली शरण गुप्त, ऐसे भी आप इसको ट्रिक करके याद रख सकते हैं। भाई मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत बहुत बड़ा महाकाव्य है। साकेत आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। साकेत पूछा जाता है कि साकेत क्या है? प्रबंध काव्य है, काव्य है, क्या है? तो महाकाव्य है साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का। ठीक है, वही रामचरितमानस के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ माना जाता है कौन? तो यही रचना मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत ही सोचिए, रामचरित के बाद हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ माना गया है साकेत को। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रचना है। वही द्विवेदी युग के श्रेष्ठ प्रबंधकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी को ही द्विवेदी युग का श्रेष्ठ प्रबंधकार माना जाता है। किसे? मैथिली शरण गुप्त जी को। वही मैथिली शरण गुप्त जी ने कितने महाकाव्य और खंड काव्य लिखे हैं? तो 2 महाकाव्य लिखे हैं गुप्त जी ने और 19 खंड काव्य लिखे हैं। कितने? 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखे हैं। मैथिली शरण गुप्त की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति क्या है? भारत भारती। बहुत बार पूछी गई है भारत भारती, और इसका प्रकाशन भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप कई सारे प्रश्न पत्र देख सकते हैं, उसमें पूछा गया है कि भारत भारती का समय बताइए। तो मैथिली शरण गुप्त की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है भारत भारती 1912 ईस्वी की। ध्यान रखिएगा, 1912 ईस्वी। आगे हम देखेंगे मैथिली शरण गुप्त कृत अनुदित काव्य कृतियां क्या क्या है? तो पलासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्र संहार, उमर खयाम की रुबाइयाँ, ये सभी अनुदित काव्य है मैथिली शरण गुप्त जी के। कौन कौन से? पलासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्र संहार, उमर खयाम की रुबाइयाँ मैथिली शरण गुप्त की अनुदित काव्य कृतियाँ हैं। वही राम नरेश त्रिपाठी कृत खंड काव्य कौन कौन से? तो मिलन पथिक स्वप्न, ये 3 जो रचनाएं हैं, मिलन पथिक स्वप्न, ये राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया खंड काव्य है। कौन कौन सा खंड काव्य? मिलन पथिक और स्वप्न। वही किस कवि ने कविता कौमुदी के 8 भागों में, तो सबसे पहला तो प्रश्न यही है कि कविता कौमुदी के कितने भाग है? 8 भाग है। तो कविता कौमुदी के 8 भागों में हिंदी, उर्दू, बंगला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया है। तो किस कवि ने किया है? तो राम नरेश त्रिपाठी जी ने किया है। कविता कौमुदी किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी जी की। 8 भागों में रचित है। इसके 8 भाग है और यह रचना जो है इसमें हिंदी, उर्दू, बंगला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया है राम नरेश त्रिपाठी जी ने कविता कौमुदी में। वही सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां हैं राम नरेश त्रिपाठी जी की, जो कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। राम नरेश त्रिपाठी जी की पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण है।
वही देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विचलित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ये सभी राष्ट्रभक्ति से संबंधित जो पंक्तियां हैं वो किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी जी की। यहाँ पे किस प्रेम की बात कर रहे हैं? सच्चे प्रेम की, देश प्रेम की। और वही देश प्रेम यहाँ पे भी इन पंक्तियों में है कि देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। राम नरेश त्रिपाठी जी। आगे देखेंगे, द्विवेदी युग के किस कवि को अपनी साहित्यिक सेवाओं के कारण काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधियां प्राप्त हुई थी? तो लोचन प्रसाद पांडे जी को काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधियां प्रदान हुई थी। किस लिए? अपनी साहित्यिक सेवाओं के कारण लोचन प्रसाद पांडे जी को काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधियां मिली थी। आगे देखेंगे, द्विवेदी युग के किन कवियों ने पूर्व में ब्रजभाषा में काव्य रचना की किंतु बाद में खड़ी बोली में रचना करने लगे? तो पहले वे ब्रजभाषा में लिखते थे और बाद में क्या लिखने लगे? खड़ी बोली में। तो वे रचनाकार थे, कवि थे श्रीधर पाठक, हरिऔध, नाथूराम शर्मा, शंकर आदि। तो ये श्रीधर पाठक, हरिऔध और नाथूराम शर्मा, शंकर आदि जो ऐसे कवि थे, पहले ब्रजभाषा में ये लिखते थे और बाद में क्या करने लगे? खड़ी बोली में लिखने लगे। वही द्विवेदी युग के किन कवियों ने नवीन शैली की कविता खड़ी बोली में तथा प्राचीन शैली की कविता ब्रजभाषा में लिखा है? मतलब कि नवीन जो शैली की कविता है उसको खड़ी बोली में लिखा और प्राचीन शैली की कविता को ब्रजभाषा में लिखा। तो राय देवी प्रसाद पूर्ण तथा लाला भगवान दीन, ये दो ऐसे कवि थे जिन्होंने क्या किया कि नवीन शैली की कविता को खड़ी बोली में लिखा और प्राचीन शैली की कविता को ब्रजभाषा में लिखा। राय देवी प्रसाद पूर्ण तथा लाला भगवान दीन। अगली पंक्तियां हैं, सब मिली पूजिए भारत माई, बंदो भारत भुवि महतारी। यह पंक्तियां किसकी है? तो यह पंक्ति है सत्यनारायण कविरत्न जी की, जो कहते हैं कि सब मिली पूजिए भारत माई, बंदो भारत भुवि महतारी। सत्यनारायण कविरत्न। वही जगन्नाथ दास रत्नाकर आरंभ में किस उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे? तो जकी के नाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर आरंभ में उर्दू में कविताएं लिखा करते थे। किस नाम से? जकी के नाम से। तो जगन्नाथ दास और जकी ऐसे करके आप याद रखिएगा। वही बिहारी रत्नाकर के संपादक कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ही बिहारी रत्नाकर के संपादक है। रत्नाकर ऐसे ट्रिक से आप याद रखिएगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर बिहारी रत्नाकर के संपादक हैं। वही द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? तो मुकुटधर पांडे को माना जाता है प्रगीतकार। द्विवेदी युग का सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार है मुकुटधर पांडे जी। वही भेजे मन भावन के उधव के आवन की, सुधी ब्रज गावनी में पावन जवे लगी। क्या कहते हैं कि भेजे मन भावन के उधव के आवन की, सुधी ब्रज गावनी में पावन जवे लगी। हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहन सबे लगी। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की। ठीक है, जो कहते हैं हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहन सबे लगी। जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्तियां हैं। वही काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा किस युग में हुई थी? तो द्विवेदी युग में ही। ध्यान रखिएगा कि काव्य भाषा के रूप में, काव्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा प्रारंभ हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा कि द्विवेदी युग में ही काव्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा हुई थी। किस युग में? द्विवेदी युग में। वही हे कविते तथा सरगो नरक ठिकाना नाही किसकी कविता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की बड़ी प्रसिद्ध कविता है सरगो नरक ठिकाना नाही। और हे कविते किसकी? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। धरती हिलकर नींद भगा दे, ब्रजनाद से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे। यह पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ हैं मैथिली शरण गुप्त जी की, जो कहते हैं कि धरती हिलकर नींद भगा दे, जो कहते हैं कि धरती हिलकर नींद भगा दे, ब्रजनाद से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे। मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां हैं। वहीं संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। यह पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त जी की, जो कहते हैं कि संपूर्ण देशों से अधिक बताओ किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन है? भारतवर्ष है। मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां हैं। अगला है, आप आंखें खोल करके देखिए, आज जितनी जातियां हैं सिर धरी,
पेट में उसके पड़ी दिखलाएंगी जातियां कितनी सशक्ति या मरी। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये बड़ी आलोचनात्मक पंक्तियां हैं नाथूराम शर्मा शंकर जी की, जो कहते हैं कि आप आंखें खोल करके देखिए, आज जितनी जातियां हैं सिरधरी, पेट में उसके पड़ी दिखलाएंगी जातियां कितनी सशक्ति या मरी। नाथूराम शर्मा शंकर की है। अगला है गर्भरंडा रहस्य किसकी काव्य कृति है? तो हम पहले भी पढ़ चुके थे, ये नाथूराम शर्मा शंकर की बड़ी महत्वपूर्ण काव्य कृति है गर्भरंडा रहस्य, नाथूराम शर्मा शंकर की। वही गांधी गौरव किसकी रचना है? तो गोकुल चंद्र शर्मा की रचना है गांधी गौरव। ग से गांधी, ग से गोकुल, ऐसे करके आप याद रखिएगा, गोकुल चंद्र शर्मा गांधी गौरव। वही गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यों ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां रामनरेश त्रिपाठी जी की है, जो क्या कहते हैं कि गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यों ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। रामनरेश त्रिपाठी जी की पंक्तियां हैं। वही चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कवि कर्तव्य निबंध से, जो कहते हैं कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ऐसा लिखते हैं अपने निबंध कवि कर्तव्य में। वही दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। यह पंक्तियां किसकी है? तो यह पंक्तियां हरिऔध की है, प्रिय प्रवास से ली गई है। क्या कहते हैं? दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। हरिऔध जी की है, प्रिय प्रवास से ली गई पंक्तियां हैं। वही सरस्वती में प्रकाशित राजा रवि वर्मा तथा बाबू ब्रजभूषण राय चौधरी के चित्रों पर किन कवियों ने कविताएं लिखी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर तथा राय देवी प्रसाद पुण्य जी ने सरस्वती में प्रकाशित राजा रवि वर्मा तथा बाबू ब्रजभूषण राय चौधरी के चित्रों पर कविताएं लिखी है। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर तथा राय देवी प्रसाद पुण्य जी ने। वही द्विवेदी युग के प्रमुख व्यंग्यकार कवि कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, ईश्वरी प्रसाद शर्मा तथा जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी द्विवेदी युग के प्रमुख व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि द्विवेदी युग के व्यंग्यकार इनमें से कौन है या कौन नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन है। तो बाल मुकुंद गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, ईश्वरी प्रसाद शर्मा तथा जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी व्यंग्यकार हैं द्विवेदी युग के। वही भड़क भुला दो भूतकाल की, सजिए वर्तमान के साज, फैशन फेर इंडिया भर के, गोरे गॉड बनो ब्रजराज। यह पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां हैं नाथूराम शर्मा शंकर की, जो आप देख भी सकते हैं इसमें कि किस प्रकार से ये व्यंग्य करते हुए नजर आ रहे हैं पंक्तियों में अपने, कि भड़क भुला दो भूतकाल की, सजिए वर्तमान के साज, फैशन फेर इंडिया भर के, गोरे गॉड बनो ब्रजराज। नाथूराम शर्मा शंकर जी की पंक्तियां हैं। अगला है पद्य कथा विकट भट्ट। कैसी कथा है? पद्य कथा है विकट भट्ट। किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है विकट भट्ट, जो कि एक पद्य कथा है। वही खंड काव्य मौर्य विजय 1914 ईस्वी की रचना है सियाराम शरण गुप्त जी की। किसकी? सियाराम शरण गुप्त जी की रचना है मौर्य विजय, एक खंड काव्य है 1914 ईस्वी का। वही जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक की रचना किसने की थी? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। तो उद्धव शतक क्या है? तो प्रबंध मुक्तक काव्य है उद्धव शतक। क्या है? प्रबंध मुक्तक काव्य है उद्धव शतक। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है उद्धव शतक, प्रबंध मुक्तक काव्य है यह। आगे देखेंगे द्विवेदी युग के उल्लेखनीय प्रगीतकार कौन कौन से हैं? तो मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त उल्लेखनीय प्रगीतकार हैं द्विवेदी युग के। कौन कौन से? मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त जी।
वही कवि एवं छंद प्रयोग में वैशिष्ट्य की बात करेंगे। कुछ कवि हैं और उनके कुछ काव्य के छंद के प्रयोग के वैशिष्ट्य हैं जो प्रयोग करते थे कवि। तो मैथिली शरण गुप्त जी जिस छंद का प्रयोग करते थे वो कौन है? हरिगीतिका। तो हरिगीतिका छंद का प्रयोग करते थे मैथिली शरण गुप्त जी, ये विशिष्टता है उनके काव्य की। वही हरिऔध जी की बात करें तो वर्णिक छंद तथा उर्दू शैली के चौपदों के छंद प्रयोग करते थे हरिऔध जी। वही नाथूराम शर्मा शंकर कवित्व का प्रयोग करते थे। राय देवी प्रसाद पूर्ण जी कुंडलियों का प्रयोग करते थे। गोपाल शरण सिंह कवित्व सवैया का प्रयोग करते थे। गया प्रसाद शुक्ल सनेही उर्दू ब्रह्मे का प्रयोग करते थे। लाला भगवान दिन भी उर्दू ब्रह्मे का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण कुछ है, जैसे मैथिली शरण गुप्त जी हरिगीतिका का, हरिऔध जी वर्णिक छंद तथा उर्दू शैली के चौपदों का, नाथूराम शर्मा शंकर कवित्व का, राय देवी प्रसाद पूर्ण जी कुंडलियों का, गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी उर्दू ब्रह्मे और लाला भगवान दिन भी उर्दू ब्रह्मे का प्रयोग करते थे। आगे देखेंगे, वंदनीय वह देश जहाँ के देशे निज अभिमानी हो, बंधवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। यह पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां श्रीधर पाठक की है, जो कहते हैं कि वंदनीय वह देश जहाँ के देशी निज अभिमानी हो, बंधवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। ये श्रीधर पाठक की पंक्तियां हैं। अगला है, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की है और भारत भारती से ली गई है, जिसमें वे लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो मनोरंजन से मैथिली शरण गुप्त ऐसे करके आप, या फिर मर्म होना चाहिए तो मैथिली शरण गुप्त म ऐसे करके आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। आगे है, मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही, स्वार्थनी करते कला को व्यर्थ ही। यहाँ पे पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ हैं मैथिली शरण गुप्त जी की, जो लिखते हैं कि मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही, स्वार्थनी करते कला को व्यर्थ ही। तो यहाँ भी म से मानते, म से मैथिली शरण गुप्त जी, ऐसे करके आप ट्रिक से याद रखिएगा। आगे देखेंगे, मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेशस, ठीक है, मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेशस का ब्रज भाषा में काव्य अनुवाद किसने किया? तो सत्यनारायण कविरत्न जी ने किया था काव्य अनुवाद मैकाले के खंड काव्य होरेशस का। किसने? सत्यनारायण कविरत्न जी ने। वही भव, और देखिए ध्यान दीजिएगा कि ब्रज भाषा में किया था, ठीक है, काव्य अनुवाद। वही भवभूति के 2 नाटकों उत्तर रामचरित तथा मालती माधव का ब्रज भाषा काव्य अनुवाद किसने किया? तो सत्यनारायण कविरत्न ने ब्रज भाषा में इन दोनों नाटकों का भी अनुवाद किया था, उत्तर रामचरित तथा मालती माधव, जो कि भवभूति के 2 नाटक है। वही पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में अनुवाद किसने किया? बहुत बारी रचनाएं पूछी गई है कि पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में अनुवाद किसने किया? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अनुवाद किया था समालोचना दर्श के नाम से। पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचना दर्श के नाम से अनुवाद किया था, रोला छंद में किया था जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। अगला है, जो काव्य अनिवार्य नहीं वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता। रत्नाकर के काव्य के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? तो यह पंडित नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है, जो कहते हैं कि जो काव्य अनिवार्य नहीं वह सारी कलात्मकता के बावजूद भी श्रेष्ठ नहीं हो सकती, यानी अनिवार्य काव्य को महत्व दिया है नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। और जगन्नाथ दास रत्नाकर के बारे में ये पंक्तियां कही हैं, किसने? पंडित नंद दुलारे वाजपेयी जी ने, कि जो काव्य अनिवार्य नहीं वह सारी कलात्मकता के बावजूद भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। रत्नाकर के बारे में ये काव्य पंक्तियां कही हैं। रत्नाकर के काव्य के संदर्भ में यह कथन कहा है आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। वही ब्रजभाषा का आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि किसे कहा जाता है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर को ही ब्रजभाषा का, ध्यान दीजिएगा, ब्रजभाषा का आधुनिक काल में अंतिम बड़ा कवि कहा जाता है जगन्नाथ दास रत्नाकर को। वही खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन माने जाते हैं? तो श्रीधर पाठक माने जाते हैं खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि। कौन? श्रीधर पाठक। वही गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी की कविता किसकी है? श्रीधर पाठक की। बहुत बार ये रचना पूछी गई है, प्रकाशन वर्ष के साथ पूछी गई है। तो गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी की रचना है, 1900 ईस्वी की कविता है। श्रीधर पाठक इसके रचनाकार है गुणवंत हेमंत के। वही हरिऔधकृत प्रिय प्रवास की भाषा की विशेषता क्या है? तो इसमें तत्सम प्रधानता है भाषा में। कौन सी प्रधानता है? तत्सम प्रधानता है प्रिय प्रवास में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है प्रिय प्रवास, तत्सम प्रधानता है इस भाषा में। वही मार्क्स की पुत्री जैनी पर
जयनी नामक कृति किसने लिखी है? तो मैथिली शरण गुप्त ने ही लिखी है। मार्क्स की पुत्री जैनी पर जयनी नामक कृति किसने? मैथिली शरण गुप्त जी ने। वही राष्ट्र कवि कौन कहलाते हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि कहलाते हैं, आपको पता ही है, मैथिली शरण गुप्त जी। वही विकट भट्ट, गुरुकुल, किसान, सिद्धराज, जय भारत, पंचवटी, जयनी आदि किसकी काव्य कृतियाँ हैं? तो आदि मैथिली शरण गुप्त जी की बड़ी प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं। कौन कौन सी? विकट भट्ट, गुरुकुल, किसान, सिद्धराज, जय भारत, पंचवटी और जयनी मैथिली शरण गुप्त जी की है। वही संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया, यह पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ हैं मैथिली शरण गुप्त जी की, जो कहते हैं कि संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया, मैथिली शरण गुप्त जी। तो इस प्रकार आपने द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण महाकाव्यों, खंड काव्यों आदि के बारे में जो भी था वो सब कुछ पढ़ लिया है। अगली वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो तब तक के लिए चैनल के साथ इसी प्रकार से बने रहिए। क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया हो अब तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि चैनल को आपका सपोर्ट मिल सके। तो चलिए मिलती हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।